गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर में प्रश्न पत्र द्वितीय में भारत में जनसंख्या के संबंध में अध्ययन करेंगे। आज इसका भाग 4 के बारे में हम देखेंगे। भाग 4 में हम देखेंगे घनत्व, शहरी व ग्रामीण अनुपात। ठीक है। भारत में जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन आप देखिए। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या से लगाया जा सकता है। यानी प्रति वर्ग यानी हर 1 किलोमीटर में बसने वाली जनसंख्या, तो उसका एवरेज निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रति वर्ग किलोमीटर में, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं कि मेट्रो सिटी के अंदर तो जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में ज़्यादा रहेगी, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में वह कम रहेगी। तो वो तो डिफरेंस हमें पाए कि भाई राजधानी में अलग मैटर रहेगा और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग रहेगा। लेकिन जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में हम सभी प्रकार के क्षेत्रों को ले लेते हैं, चाहे वह राजधानी हो, मेट्रो सिटी हो या फिर व्यापारिक राजधानियाँ हो। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों को सभी को हम इंक्लूड करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है। तो औसत जनसंख्या में हम देखते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाली जनसंख्या। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए तो भी आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में पता चल जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व का ये फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं। ठीक है, इसे देखिए, आप ध्यान रखिएगा। यानी जनसंख्या घनत्व किसके बीच में संबंध बता रहा है? जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच में ये आनुपातिक संबंध की बात करता है। अब अगर हम इसकी भारत में जनसंख्या घनत्व का ऐतिहासिक इसकी समीक्षा देखें तो देखिए, सीधी सी बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी जनसंख्या घनत्व में भी परिवर्तन आएगा, है ना। तो अब जबकि चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है तो घनत्व में भी वृद्धि होगी। अगर हम बात करें 1921 की तो जनसंख्या जो हमारा घनत्व है वह 79 प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व रहा था। और उस समय जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि हुई थी वो है 11% की वृद्धि हुई है। इसके बाद में आप देखिए, तालिका देखने से आपको पता चलता है कि जनसंख्या घनत्व में निरंतर वृद्धि होती रही है। ये देखिए, 51 में जनसंख्या घनत्व 113 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा, जो कि 21.6% की वृद्धि को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से 71 में आप देखिए यह बढ़ के 177 हो गया, जो कि 24.5% की वृद्धि बता रहा है। इसी तरीके से 81 में आप देखिए 81 में ये 216, काफ़ी तेज वृद्धि हुई है इस समय। ठीक है, 216, 267, 2001 की जनगणना के अनुपात में देखिए 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व है। बसने माने 325 व्यक्ति बस रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, जो कि 21.34% की वृद्धि को दर्शा रहा है। 2011 की जनगणना को देख के हम देखते हैं कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं या रहते हैं, जो कि जनसंख्या, जो कि साथ में प्रतिशत वृद्धि को भी दर्शा रहा है। ये 17.54% है। यानी जनसंख्या घनत्व थोड़ा सा कम हुआ है परसेंटेज में, लेकिन बढ़ा है। आंकड़ों को देखेंगे तो ये बढ़ रहा है ना। लेकिन जो ग्रोथ है, बढ़ने की जो रफ्तार है वो रफ्तार कम हुई है। यहाँ हम वृद्धि दर की बात कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर निरपेक्ष आंकड़े हमें ये प्राप्त हो रहे हैं। तो निरपेक्ष आंकड़ों को अगर देखा जाए तो ये बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बढ़ने की जो गति है वो गति आपके क्या कह सकते हैं आप यहाँ पे, ये कम हो रही है। ठीक है, ये बढ़ रही है और ये कम हो रही है। आगे हम देखते हैं, भारत में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों के अंतर्गत अलग अलग हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 2011 की जनगणना आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व में हमारे यहाँ पर काफ़ी अंतर रहता है। आप दिल्ली देखिए, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
चंडीगढ़ देखिए 9,528 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर आप दूसरी तरफ बात करें, राजस्थान की ही बात ले लीजिए, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और अगर आप इस तालिका को देखेंगे, तालिका में अलग अलग राज्यों की जनसंख्या और घनत्व दोनों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आप देखिए अरुणाचल प्रदेश देखिए, जहाँ की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये काफ़ी कम है। ठीक है। और इसी पे आप देखिए, चूँकि दिल्ली की बात हम कर चुके हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 है जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें। इसके बाद में चंडीगढ़ के बारे में आपको पता ही है। और अगर राज्यों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमें प्राप्त हो रहा है बिहार से, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि जनसंख्या घनत्व में भी वेरिएशन है। कहीं पर ये बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। दिल्ली चूँकि राजधानी रह गया, इसलिए इस इलाके में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर भी आपको वेरिएशन मिल जाएगा। जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप दूर दराज के एरिया को देखें, जैसे कि जैसलमेर को लेते हैं या बाड़मेर को लेते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम रहेगा। लेकिन जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में राजस्थान के 33 जिले हैं। इसी प्रकार जब भारत में एवरेज की बात निकाली जाती है, जो कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ रहा है, तो ये है भारत के 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पे 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पे। इसी प्रकार से अगर हम विभिन्न देशों की तुलना में भारत में जनसंख्या घनत्व का देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ प्राप्त होगी कि आप ये देखिए कि विकसित देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। इसका कारण ये है कि वहाँ चूँकि विकास की संभावनाएं बहुत होती हैं, विकास का स्तर ऊँचा होता है। ठीक है। अवसरों की प्राप्ति ज़्यादा, लोग वहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, जीवन स्तर उनका अच्छा होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें विकासशील देशों में जनसंख्या घनत्व कम रहता है। इसका कारण ये है कि जब व्यक्ति के पास में अपने जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति ऐसे में उन क्षेत्रों को छोड़ना ज़्यादा पसंद करेगा, और जहाँ पर ये संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं वहाँ पर वो माइग्रेट होने की कोशिश करता है। तो आप इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आर्थिक विकास और जनसंख्या घनत्व में घनिष्ठ संबंध होता है, और विकसित राष्ट्रों का जनसंख्या घनत्व अल्प विकसित राष्ट्रों एवं पिछड़े राष्ट्रों के मुकाबले अधिक होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व में भिन्नता के कारण। यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा कि जनसंख्या घनत्व किन कारणों की वजह से कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और किन कारणों की वजह से कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व काफ़ी निम्न पाया जाता है। तो इसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो हैं 3 भागों में बांटा गया है: भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक तत्व। भौगोलिक तत्व में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं: उत्तम स्थिति, उपयुक्त जलवायु, भूमि का धरातल, उपजाऊ मैदान, पर्याप्त वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, खनिज शक्ति के साधन, जल स्रोत। इन पॉइंट्स को आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, चूँकि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसको ब्रीफली बता देती हूँ। भौगोलिक तत्वों का बहुत बड़ा योगदान है जनसंख्या घनत्व में। आप ये देखिए कि गंगा के मैदानी भागों में, ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक मात्रा में मिलेगा, यानी नदियों के पास में जनसंख्या काफ़ी कुछ अधिक मात्रा में रहती है। लेकिन अगर वही बात करें रेगिस्तान में जनसंख्या कम रहेंगी। ठीक है। रेगिस्तानी पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या आपको कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जीवन के जीने के लिए अनुकूलतम दशाएं प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये सारे कारण जो भौगोलिक तत्वों में हमें ये दिए हुए हैं, इन सब का अपना अपना योगदान है। इसी प्रकार से उपजाऊ मृदा रहेगी, मैदान जितने उपजाऊ रहेंगे तो भूमि पर खेती की उतनी ही संभावना रहेगी, और इस वजह से जनसंख्या घनत्व उतना ही अधिक होगा। लेकिन बंजर भूमि पर जनसंख्या घनत्व कम रहेगा। ठीक है। तो ये सारे कारण हैं, आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व में है औद्योगिकरण, परिवहन संचार सुविधाएं, आवास सुविधाएं, व्यापारिक एवं व्यावसायिक केंद्र, जानमाल की सुरक्षा, बंदरगाह,
कृषि एवं सिंचाई सुविधा। जितना अधिक औद्योगिकरण होगा किसी प्रदेश का या किसी क्षेत्र का, तो वहाँ जनसंख्या के रहने के बहुत अधिक संभावना है और जनसंख्या के घनत्व का भी अधिक होने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, इसी प्रकार से परिवहन एवं संचार की सुविधाएं जितनी ज़्यादा डेवलप होगी, जनसंख्या उतनी ज़्यादा वहाँ पे रहेगी, और अगर वो जहाँ संभावनाएं ये कम होती है वहाँ पर जनसंख्या अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जान माल की सुरक्षा। कोई क्यों खतरे वाली जगह पर रहना पसंद करेगा, खतरनाक जगह पर रहना पसंद करेगा? सब अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनको जहाँ से ये सुरक्षा प्राप्त होती है, जिस जगह रहने से उन्हें ये है सुविधा और ये सुरक्षा प्राप्त होती है, वह वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। तो ये प्रभावित करने वाले, इम्पैक्ट करने वाले प्रभाव हैं। इसी आधार पर राजनीतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक तत्वों की अगर हम बात करते हैं, तो राजधानियाँ, शांति एवं सुरक्षा, ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थान, शिक्षा सुविधा एवं शिक्षा के केंद्र। जहाँ पढ़ने की बहुत अधिक सुविधाएं होंगी, वहाँ पर जनसंख्या के अधिक होने की संभावना काफ़ी अधिक होगी। इसी प्रकार से जहाँ पे आप कह सकते हैं राजधानियों में जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। राजनीतिक शांति और सुरक्षा जितनी ज़्यादा होगी, जनसंख्या उतनी ही जनसंख्या का ठहराव वहाँ पर उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। भारत के बारे में आपको पता ही है कि भारत ग्रामीण जनसंख्या प्रधान देश है। यहाँ पर जनसंख्या में ग्रामीण लोगों की प्रधानता है। अगर हम बात करें, टेबल को देखते हैं, तो 1901 में जनगणना में हमारी ग्रामीण जनसंख्या 21.25 करोड़ थी, जो कि ग्रामीण जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत रहा है 89%। और शहरी जनसंख्या उस समय 2.59%, जो कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11% शो कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम आगे ब्रिटिश काल के शासन के दौरान की बात करें, तो उस समय तक भी हमारी जनसंख्या का आप ये देखिए 90%, 88%, यानी अबव 80% जनसंख्या हमारी उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही थी। सीधी सी बात है, शहरी क्षेत्रों में उद्योग धंधे ठप थे हमारे, और ब्रिटिश शासन की नीतियों ने उद्योगों को फेल कर दिया था। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में और खेती पर ही निर्भर रहने लग गई थी। आगे हम देखते हैं, धीरे धीरे 51 के बाद में आप ये देखिए जनसंख्या में अगर आप देखते हैं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, आप देखिए यहाँ पे ये जो कि 11, 10, 12 ये जो प्रतिशत बता रहे हैं, 1951 तक आप देखिए 17.3% टोटल पॉपुलेशन में शहरी जनसंख्या। ठीक है, आगे आप देखिए 51 के बाद में 18, 19, 23%, 25.7%, 27.8%, 31.16%। आप ये देखिए कि जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, प्रतिशत बढ़ रहा है। आप ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये प्रतिशत वृद्धि है। अगर हम निरपेक्ष रूप से देखें तो अभी भी 2011 की जनसंख्या को देखते हैं तो मात्र 37.73% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 83.34 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 68.84% है। तो आप ये देखिए कि निरपेक्ष रूप से अगर हम देखें तो भी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है भारत में, और प्रतिशत के रूप में भी देखा जाए तो भी आप ये टेबल देख लीजिए, अभी भी हमारी जनसंख्या का 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा है, और मात्र 1/3 भाग हमारे क्या है, शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहा है। लेकिन अब आप ये भी गौर कीजिए कि इसमें परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन किस रूप में आ रहा है? जहाँ पहले आप ये देख सकते हैं कि बहुत कम जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास कर रही थी, आज उनका परसेंटेज बढ़कर 1/3 हो गया। ठीक है, तो माइग्रेट हो रहा है गाँवों से शहरों की तरफ। आप ये देख रहे हैं कि माइग्रेशन हो रहा है। अब अगर हम माइग्रेशन की प्रवृत्ति के बारे में देखें तो माइग्रेशन क्यों हो रहा है, ये भी हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, शहरों में गाँवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, गाँव में जनधन की कम सुरक्षा, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, परिवहन व संचार साधनों का विकास, ये सारे कारण अपने आप में शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण रहे हैं।
ठीक है, आप इन टेबल को देखकर आप ये सारा डाटा पढ़ के आप देख सकते हैं कि जनसंख्या में किस तरीके से शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ोतरी होती जा रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।